सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ये है हिस्ट्री बाय सिमरन मटलानी। मैं हूँ सिमरन मटलानी एंड मैं ये वीडियो आपको किसी चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, बट जितने भी चैप्टर्स हमने सो फार जुलाई के महीने में किए उनके बारे में एक छोटा सा रिकैप है ये वीडियो। इसमें मैं आपको एक चैप्टर के एक समरी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पर भी मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या क्वेश्चंस हैं जो आप आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में देखने मिल सकते हैं। सो ये है हमारे जुलाई 2025 की अचीवमेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो है ना क्लास 10 एसएससी बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, और मैं यहाँ पर्टिकुलरली हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। अगर आप क्लास 10 में हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने वाली हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बहुत सिंपल टिप्स दूंगी जिससे आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के आपके जो पेपर है सोशल साइंसेस का वो आप कवर कर सकते हैं। आपका करीबन मुझे लगता है ये 40 मार्क्स का पेपर होता है, सोशल साइंसेस हिस्ट्री सिविक्स का पेपर। कैसे कवर करें वो मैं आपको ओवर द टाइम, जैसे जैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा, इस रिकैप ऑफ द मंथ वाले वीडियो में आपको आपके चैप्टर्स के पीछे मैं टिप्स दूंगी। कौन से चैप्टर के लिए क्या टिप्स होंगी वो आपको टाइम के साथ पता चलेगा। इस वीडियो में जो टिप्स आपको मैं देने वाली हूँ, जो कवर आपको मैं करने वाली हूँ, वो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हिस्ट्री का, और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। Chapter 1 of History, Historiography Development in the West. Chapter 2, Historiography Indian Tradition and Political Science. Chapter 1, Making of the Indian Constitution. ये चैप्टर्स मैंने कवर किए थे। फर्स्ट चैप्टर था 2 पार्ट्स में मैंने कवर किया था, एंड सेकेंड चैप्टर मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया था, एंड पॉलिटिकल साइंस का भी पहला चैप्टर मैंने 3 पार्ट्स में किया था। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश रहेगी आने वाले अगस्त मंथ से कि जो भी चैप्टर्स मैं आपको आगे पढ़ाऊं वो एक 3 पार्ट सीरीज में हो। 3 पार्ट सीरीज जो कि मैं 40-45 मिनट्स का वीडियो में आपको कोशिश करूंगी कि कवर हो जाए। करीबन 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं पूरा चैप्टर कवर करूंगी 3 पार्ट्स में। सो फार हमारे जुलाई की अचीवमेंट्स क्या हैं? 3 चैप्टर्स हम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से कवर कर चुके हैं। कुछ पीवाई क्यू क्वेश्चंस भी हमने कवर किए थे, बट मुझे लगता है मैंने पॉलिटिकल साइंस के पीवाई क्यू क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। मैंने यहाँ पे पीवाई क्यू क्वेश्चंस लास्ट 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स ओपन किए हैं। वो भी मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगी क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं इन चैप्टर्स में से। जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर था ना, उसका नाम था हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया था। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास को लिखना, उसके सोर्सेस को एनालाइज करके उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के बाद आप कैसे लिखते हो उसको कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लिखना। सेंट्रल आइडिया क्या था चैप्टर का? यही समझना कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है। ये मैंने बहुत ही आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था। मुझे लगता है कि अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको अभी तक याद होगा। और कैसे हिस्टोरियोग्राफी मॉडर्न टाइम्स में करीबन 17th सेंचुरी से यूरोप में शुरू हुई थी, और जहां तक मुझे याद है पर्टिकुलरली जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी जहां पे पहली बार हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग से डेवलप हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो आपको याद रखने चाहिए? पहला तो मैंने आपसे ही एक क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट पार्ट को, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पार्ट के एंड पे, कि 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में हम हिस्ट्री और डिवाइन इंटरवेंशन को मिक्सअप नहीं करते। ऐसे और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि बाकी के 3 क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन हिस्टोरियोग्राफी के उसके बाद क्या है, एक है नोटेबल स्कॉलर्स, उनका काम और उनकी आइडियोलॉजी। अगर आपको याद हो ना कि मॉडर्न टाइम्स में हिस्टोरियोग्राफी की डेवलपमेंट यूरोप में कैसे हुई, ये बताने के लिए हमें एक लिस्ट दी गई थी नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में। जैसे कि रेने डेस्कार्टिस का नाम था, उसमें कार्ल मार्क्स का नाम था, देन माइकल फोकॉल्ट का नाम था। इन सब लोगों की ना
कुछ सर्टेन आइडियोलॉजी थी, कुछ ओपिनियंस थे। आई थिंक एक क्वेश्चन आ चुका है कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी के ऊपर एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ चुका है। देन उनके काम क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं। आई थिंक आइडेंटिफाइंग द रॉन्ग पेयर्स के अंडर इनके क्वेश्चन आ चुके हैं कि आपको याद रखना है कि कौन से थिंकर ने, कौन से स्कॉलर ने कौन सी बुक लिखी थी। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। देन एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चंस आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जैसे कहा आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर आ चुका है, कौन से थिंकर ने कौन सी किताब लिखी, इनमें से कौन सा पेयर गलत है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आई थिंक एक क्वेश्चन था कार्ल मार्क्स के ऊपर था। देन कंप्लीट द चार्ट में भी आई थिंक क्वेश्चन आया है, मुझे मिलेगा आई थिंक, आगे देखते हैं पेपर में। एंड देन बहुत रेयरली कुछ कुछ जगहों पर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया है। आई थिंक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया है वोल्टेयर के ऊपर एक, कि वोल्टेयर के बारे में लिखिए शॉर्ट नोट में। देन चैप्टर 2, स्टूडेंट्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने आपको अब तक कवर कराए हैं, और मैं चैप्टर 3 के साथ शुरू करूं उससे पहले मैं यहाँ पे आपको ये एक रिकैप दे रही हूँ कि क्यों, क्योंकि जो आपके सिलेबस का पर्सपेक्टिव है, आपके सिलेबस का जो एम है ना, वो ये है कि पहले आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ये बताया जाए कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, हिस्ट्री लिखना क्या होता है, उसके क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और इंडिया में हिस्टोरियोग्राफी एंशियंट टाइम से कैसे चली आ रही है। क्योंकि अगर आप आज देखें ना, तो आज बहुत कॉमन बात है कि हिस्ट्री जैसे जैसे सब्जेक्ट में लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री में कोई करियर स्कोप नहीं है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता, बहुत करियर स्कोप है। और यही बात जो है आपके जो बोर्ड्स है, महाराष्ट्र बोर्ड है ना, आपको बताने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जो पेपर आपके लिए, जो ये सिलेबस डिजाइन किया है ना, पूरा ऐसा डिजाइन किया है जहां से आपको समझ में आए कि हिस्ट्री के नॉलेज की वजह से आप कौन सी जॉब्स, कौन से करियर्स में जा सकते हो। जैसे कि मैंने करियर चूज किया एजुकेशन में, एजुकेटर बनने का, टीच करने का, हिस्ट्री पढ़ाने का। सो ऐसे बहुत सारे करियर्स हैं। आपको इवन आगे के चैप्टर में पता चलेगा कि स्पोर्ट्स और हिस्ट्री का क्या कनेक्शन है, कि और स्पोर्ट्स में आपको हिस्ट्री का नॉलेज कैसे काम आ सकता है, ये भी आपको आगे आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। देन चैप्टर 2 है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। आपको पहले चैप्टर में बताया कि हिस्टोरियोग्राफी वेस्ट में कैसे डेवलप हो गई। फिर यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न टाइम्स में इंडियंस जो थे हिस्ट्री को कैसे लिखा करते थे, इतिहास लेखन कैसा हुआ करता था एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न टाइम्स में। क्या डिफरेंस है, अलग अलग क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। पर्सपेक्टिव आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, मान लीजिए कि आप कोई एक्सीडेंट विटनेस करते हैं, रास्ते पे आप जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, एंड आप उसके आई विटनेस हो। पर सिर्फ आप एक अकेले आई विटनेस नहीं हो। मान लो आप सड़क के एक किनारे पे खड़े थे और आपके रोड के दूसरे तरफ भी एक और पर्सन खड़ा था, और आप दोनों एक एक्सीडेंट की आई विटनेस हो। लेकिन आप दोनों का ही पर्सपेक्टिव अलग अलग है, क्योंकि आप दोनों ही दो अलग अलग जगहों पर खड़े हो जहां से आपको सेम चीज अलग दिखती है। कि हो सकता है आपके नजरिए में आपको लगे कि ड्राइवर की गलती थी, उसने जिस तरह तरह देखा होगा उस पर डिपेंड करता है कि शायद उसको जो पास बाय हो रहा था, जो रोड क्रॉस कर रहा था, उसकी गलती हो। तो वो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हुए, पर एक्सीडेंट तो सेम था। वैसे ही पास्ट में इंसिडेंट सेम होता है, इवेंट सेम होता है, घटना सेम होती है, बट पास्ट के बीत जाने के बाद आज प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में जिस पर्सपेक्टिव से उस चीज को, उसी एक इंसिडेंट को अलग अलग लोग देखेंगे और उस पर लिखेंगे ना, उसको कहते हैं अलग पर्सपेक्टिव, अलग आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क होना। हिस्टोरियोग्राफी के अलग पर्सपेक्टिव्स थे जो वो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में प्रीडोमिनेंटली जो कवर किए गए हैं ना, वो मॉडर्न टाइम में कवर किए गए हैं। और मॉडर्न टाइम में ना दो डिविजन्स के साथ बताया गया है कि एक इंडिपेंडेंस के पहले कौन सी आइडियोलॉजीज जो थी डोमिनेट करती थी, और इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी आइडियोलॉजीज थी जो डोमिनेंट थी। इनमें प्री इंडिपेंडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट थी कॉलोनियल, ओरिएंटल और नेशनलिस्ट। इस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो अलग से भी बनाया है, एक छोटी सी क्लिप आपको मिल जाएगी जो जो, जो टाइटल होगा
डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियल ओरिएंटलिस्ट एंड नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। सो वो वीडियो आप देख सकते हैं, पूरे चैप्टर के बेसिस पे जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं उसको देख सकते हैं। इसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करिए, क्योंकि चैप्टर 1 में तो फिर भी आप स्कॉलर्स और उनके बुक्स, ये राइटर था ये किताब लिखी, ये राइटर था ये किताब लिखी, ये आप रट के याद कर सकते हो। आपके पास ज्यादा कोई चांस या पे कोई ज्यादा स्कोप नहीं है समझने का, एक ही चीज कर सकते हो, रट सकते हो के। लेकिन सेकंड चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट समझ के लिखने का ज्यादा चांस है। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉलोनियल ओरिएंटल हिस्ट्री का क्या डिफरेंस है, कॉलोनियल और नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कैसे अलग है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको ज्यादा काम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने कहा कॉलोनियल ओरिएंटल नेशनलिस्ट, इस पे ओरिएंटलिस्ट पे क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक शॉर्ट नोट में। फेमिनिस्ट और सबाल्टन पे भी क्वेश्चन आ चुका है। सो मैंने लिखा है स्पेशली फेमिनिस्ट, सबाल्टन एंड ओरिएंटलिस्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमिनिस्ट पे तो मुझे लगता है बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स में रिपीट हुए हैं, उसके बाद मैच पेयर्स में रिपीट हुए हैं, कौन से रॉन्ग पेयर हैं। एंड आई थिंक वन सेंटेंस आंसर में, शॉर्ट नोट आंसर में आ चुके हैं। आने के चांसेस इसलिए इस क्वेश्चन के ज्यादा हैं। तो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, कौन उनकी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, कब डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, क्या है, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत काम आएगा एग्जाम में। आपको आइडियोलॉजी समझ के जाओगे तो बहुत काम आएगा, बहुत हेल्प होगी आपकी, क्योंकि इसके मुझे लगता है एक से ज्यादा बार एक ही पेपर में एक से ज्यादा बार इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। देन शॉर्ट नोट्स, जैसा मैंने क्या कॉमन क्वेश्चंस क्या है, शॉर्ट नोट्स हैं आ चुके हैं, किसी सर्टेन आइडियोलॉजी के बारे में लिखने को कह सकते हैं। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, सबाल्टर्न, ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी, इन पे लिखने के लिए क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आइडियोलॉजी पर लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, पढ़ के जाइएगा। रॉन्ग पेयर्स क्या है इनमें से, इस पे क्वेश्चन आया है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, स्पेशली क्या आ सकता है, कौन से स्कॉलर और उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है। देखते हैं पीवाईक्यू में आगे। सो पॉलिटिकल साइंस का शुरू करने से पहले हिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सो हिस्ट्री में क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, हाँ, इस इस ईयर में दो क्वेश्चंस आए हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से देख सकते हो। एक सबाल्टन अप्रोच में आ चुका है। सबाल्टन हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री रिटन फ्रॉम बिलो, सबसे जो निचले स्तर से हैं, जो पिछड़े हैं, उनके नजरिए से इतिहास लिखना। फिर वॉल्टेयर, वॉल्टेयर अगेन एक नोटेबल स्कॉलर थे, आई थिंक ये चैप्टर 1 में मेंशन्ड है, कि आप जाकर के पढ़िए, इनके ऊपर क्वेश्चन आया है। वॉल्टेयर की आइडियोलॉजी, पहला ये लिखिए कि ये कहाँ से है, उसके बाद ये लिख सकते हो कि इन्होंने क्या ओपिनियन दिया था, और उसके बाद तीसरा आपका पॉइंट हो सकता है कि इनकी एक फेमस बुक का कोई नाम लिख दीजिए। सो सिंपल सा आंसर है, बहुत छोटा सा आंसर है कि फिर और क्या क्वेश्चंस हैं जो 2022 में आ चुके हैं कि इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन 6 से शुरू होता है, ये बाद में आएंगे। 2023 के पेपर में देखते हैं। 2023 के पेपर में देखिए, मैंने कहा ना फेमिनिज्म के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कॉमन है कि सो ये है कि इनमें से कौन सी ऑथर है जिन्होंने 19th सेंचुरी में औरतों के बारे में लिखा था, सबसे फोरमोस्ट कौन है। सो पंडिता रमाबाई, मीराबाई कोसाम, मीरा कोसाम्बी, ताराबाई शिंदे, शर्मिला रेगे, इन सबका नाम आपको मेंशन मिल जाएगा चैप्टर 2 में। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि फोरमोस्ट कौन है, तो फोरमोस्ट जो है ना वो ताराबाई शिंदे है। इनके बारे में क्लियरली ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ताराबाई शिंदे वॉज द फोरमोस्ट, आपको आपके टेक्स्ट बुक में ये पर्टिकुलरली मिल जाएगा। देन ये चैप्टर 1 में से क्वेश्चन आया है, किसमें, आइडेंटिफाइंग द रॉन्ग पेयर में। क्या क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा थिंकर कौन सी कंट्री से है। ये यहाँ पे थिंकर का नाम दिया है, कंट्री का नाम दिया है, कौन सा पेयर है जो गलत मैच्ड है। सो यहाँ पे जो गलत मैच्ड है मैं बता देती हूँ, वो है कार्ल मार्क्स। क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बट मैं बता रही हूँ, कार्ल मार्क्स रशिया से है। सो अगर आपको पेपर में अगर दूसरे तरीके से आए कि कार्ल मार्क्स फ्रॉम रशिया एंड माइकल फोकॉल्ट फ्रांस से थे, बट अगर आए कि समझो जर्मनी से थे या इंग्लैंड से थे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कार्ल मार्क्स रशिया से थे, माइकल फोकॉल्ट फ्रांस से थे, लियोपोल्ड वॉन रांग के जर्मनी के थे, और हेरोदेटस
जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, वो ग्रीस से थे, एक ग्रीक स्कॉलर थे हेरोडेटस। देन और क्या क्वेश्चंस थे 2023 में? हाँ, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, ये कॉन्सेप्ट मैप आया है। इसमें आप नोटेबल स्कॉलर्स में किसी भी चार का नाम लिख सकते हो, जैसे कि एक रेने डेस्कार्टिस, देन माइकल फोकॉल्ट, एंड देन कार्ल मार्क्स। और एक नाम आप मुझे सजेस्ट करिए, क्योंकि मुझे तो इन तीनों के नाम ही बार बार याद आते हैं। और क्या क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं? एक्सप्लेन में से कुछ नहीं करना, अगेन फोर्थ नहीं, फिफ्थ में कोई क्वेश्चंस भी नहीं है। चलिए, सो यही आपके क्वेश्चंस थे 2023 में जो आए थे। 2024 में क्या क्वेश्चन आ चुके हैं? एक आ चुका है, देखिए फिर से मैंने कहा था कि ये याद रखिएगा कि कौन से थिंकर की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या ओपिनियन था। क्योंकि यहाँ पे आपको वही आया है कि कौन किसके अकॉर्डिंग, यानी किसके ओपिनियन में ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। सिंपल है, मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म की थ्योरी है कि ऑल हिस्ट्री इज क्लास स्ट्रगल। क्लास होते हैं लोअर क्लास और अपर क्लास। एक होता है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कैप्चर करके मोनोपलाइज करके बढ़ता है, और लोअर क्लास होता है जो उनके लिए स्ट्रगल करता है। सो ओवरऑल हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल किसकी आइडियोलॉजी है? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है। देन आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में भी आपको एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर से, नहीं आई थिंक ये सेकंड चैप्टर से है। सेकंड चैप्टर से क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ओरिएंटलिस्ट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में पता है। क्या है क्वेश्चन इनमें से? ये थिंकर है, ये है आइडियोलॉजी। जेम्स मिल फेमिनिस्ट हिस्टोरियन थे? नहीं। फेडरिक मैक्स म्यूलर ओरिएंटलिस्ट थे? यस। फेडरिक मैक्स म्यूलर एक जर्मन थे जिन्होंने ऋग्वेदा को आई थिंक जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। देन देयर इज जस्टिस एमजी रनाडे, ये एक नेशनलिस्ट थे, एक देश प्रेमी थे। इन्होंने इतिहास को, इंडिया के इतिहास को बहुत गर्व से लिखते हैं, जो उनको कहते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। तो एमजी रनाडे सर एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे। Then Damodar Kosambi was a Marxist historian in post independence period. मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में डेवलप हुई थी, कार्ल मार्क्स के बेसिस पर इंडिया में। लेकिन डिफरेंस क्या है? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्लास स्ट्रगल पर फोकस करती है। इंडिया में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कैसे लिखी जाती है? क्लास के बजाय कास्ट स्ट्रगल पे। ये बात मैंने बहुत डिटेल में आपको वीडियो में बताई थी। सो क्या है गलत ऑप्शन? जेम्स मिल ये फेमिनिस्ट नहीं बल्कि कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियन थे। कॉलोनियल नजरिए से, एक प्रीजुडिस्ड नजरिए से इतिहास को लिखा था इन्होंने इंडिया के। और क्या क्वेश्चन आया है? ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। मैंने कहा ना कि कॉन्सेप्चुअल याद करने के लिए यहाँ पर ज्यादा है आपके पास, कि ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। देन एक्सप्लेन विथ रीजन में एक क्वेश्चन है, फोकॉल्ट, माइकल फोकॉल्ट कॉल्ड हिज मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। क्यों कहा था ये मैंने आपको उसी वक्त लास्ट में क्वेश्चन में था आपके टेक्स्ट बुक में, वो भी मैंने समझाया था। देखिए एक ही पेपर में सबल्टन और फेमिनिस्ट, दो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने के क्वेश्चंस हैं। फेमिनिस्ट भी इसी पेपर में था एंड ओरिएंटलिस्ट भी इसी पेपर में था। देन ये भी इसी पेपर में था, मैच द पेयर भी इसी पेपर में था। सो आप देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है, एक ही चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि। देन ये पॉलिटिकल साइंस का है, आगे बाद में आते हैं। फिर यहाँ पे 2025 में क्या क्वेश्चन आया है, ये देखिए। जर्मन लैंग्वेज में हितोपदेश एक संस्कृत टेक्स्ट जर्मन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था? सो मैंने आपको बताया ना, मैक्स म्यूलर वाज द ओनली जर्मन जिन्होंने कई सारे संस्कृत टेक्स्ट को, कई सारे संस्कृत ग्रंथों को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो मैक्स म्यूलर इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपको रोट लर्निंग करनी है, रट के रखना है कि क्या किसने लिखा। लियोपोल्ड रन वॉन रांके, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया है? रॉन्ग पेयर कौन सा है? लियोपोल्ड वॉन रांके ये एक थिंकर है। माइकल फोकॉल्ट एक और थिंकर, कार्ल मार्क्स एंड रेने डेस्कार्टिस, ये चार थिंकर्स हैं। पीछे एक क्वेश्चन था ना, चार यूरोपियन थिंकर्स मॉडर्न टाइम्स के कौन है, तो ये एक चार नाम है जो आप लिख सकते हो। इनकी बुक के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इनमें से एक है जो गलत है कि
सो ये इनमें से कौन सा गलत है? आई थिंक अभी आप लोगों को खुद ही यहाँ पे समझना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी बुक किसने लिखी। अगर याद है तो मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा पेयर गलत है, और गलत है तो सही बुक कौन सी है उनकी। देन क्या क्वेश्चंस आए हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से? अगेन यही सेम स्टेटमेंट विथ रीजन का क्वेश्चन है। फोकॉल्ट कॉल्ड दिस मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आई थिंक बाय द टाइम आप लोगों के एग्जाम्स आएंगे तब तक आपको ये बात समझ आ जाएगी कि माइकल फोकॉल्ट की आइडियोलॉजी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्यों है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी बैक टू बैक 2 साल पूछे गए हैं। सो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 पॉलिटिकल साइंस का आता है, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा था हमने? इस महीने चैप्टर 1 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कंप्लीट किया। मेरा लास्ट वीडियो था वो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट था। सेंट्रल आइडिया क्या है इस चैप्टर का? नेचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में लोक सत्ता या लोकशाही कैसे है उस पे एक रिव्यू है ये। 3 एरियाज को कवर किया इस चैप्टर ने। पहला ये बताया कि डेमोक्रेसी लोकशाही के फीचर्स क्या हैं, जैसे राइट टू वोट। फिर इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये कुछ फीचर्स थे इंडियन डेमोक्रेसी के। देन प्रोविजन, क्या प्रावधान है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के। सोशल जस्टिस इक्वालिटी पे क्यों फोकस था? क्योंकि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है और जिन्हें बराबरी का हक नहीं दिया गया, उनके लिए प्रावधान बनाए जाने चाहिए कि उन्हें भी उनके हक मिले और उनके साथ न्याय हो, सामाजिक न्याय और बराबरी स्थापित हो, ताकि डेमोक्रेसी ज्यादा सक्सेसफुल हो। अब डेमोक्रेसी इसकी वजह से कैसे सक्सेसफुल होगी, ये आपको मैंने वीडियो में सेकंड पार्ट में आपको बताया है। देन मैंने जैसे कहा रोल ऑफ जुडिशियरी, ये मेरा आखिरी वीडियो था कि रोल ऑफ जुडिशियरी क्या है। लोकशाही को, डेमोक्रेसी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में एक एक हेल्प थी सोशल जस्टिस इक्वालिटी के प्रोविजंस की, और दूसरी हेल्प थी रोल ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी ने जो डिसीजंस लिए उसकी वजह से हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग कैसे होती है। सो ये तीनों ही मैंने आपको 3 पार्ट्स में कवर किया। पहले पार्ट में मैंने कवर किया था डेमोक्रेसी, दूसरे में सोशल जस्टिस इक्वालिटी, तीसरे लास्ट मेरे वीडियो में कवर किया था रोल ऑफ जुडिशरी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? राइट टू वोट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा कि इंडिया में हर सिटीजन को जो 18 साल के ऊपर है उसको वोटिंग करने का राइट है, और वोटिंग करने की वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है। जितने ज्यादा लोग अपने सरकार चुनने के लिए आगे आते हैं उतनी ज्यादा डेमोक्रेसी इफेक्टिव है। आरटीआई एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत आप गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, सीक्रेसी कम होती है। यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो सकता है, नर्वस मत होइएगा जब आपके सामने क्वेश्चन आए, अच्छे से पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्या आरटीआई एक्ट की वजह से सीक्रेसी बढ़ती है? गलत। आरटीआई एक्ट की वजह से सीक्रेसी कम होती है? बिल्कुल। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज पे है, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे है। मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट 2 लेवल्स पे चलती है। 74th और 73rd जो अमेंडमेंट थी, इनके चलते लोकल गवर्नमेंट को, जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह है, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, एक तीसरा स्तर गवर्नेंस का बनाया गया। इसके चलते और भी कई सारे प्रावधान थे, वो भी मैंने आपको चैप्टर में बताए थे, तो वो इंपॉर्टेंट है। 73rd 74th पे आ चुका है क्वेश्चन। औरतों को एम्पावर करने के लिए क्या प्रोविजंस बनाए हैं, क्या प्रावधान बनाए हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक्ट बने हैं। फिर लोकसभा राज्यसभा में सीट्स रिजर्व होती हैं, और लोकल गवर्नमेंट में सीट रिजर्व होती हैं, सॉरी। महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 50% सीट्स रिजर्व होती हैं औरतों के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, महाराष्ट्र में कितने परसेंट सीट्स होती हैं रिजर्व। जुडिशियल डिसीजंस, जो कि औरतों की डिग्निटी को अपहोल्ड करने के लिए जज जुडिशियरी ने डिसीजंस लिए हैं। ये आपको आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों का ये होमवर्क था कि क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं रिसेंट टाइम्स में जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। ये आपका सेल्फ वर्क है। फिर राइट्स बेस्ड अप्रोच, ये मैंने यहाँ पे लिखा है VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट्स बेस्ड अप्रोच,
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राइट्स बेस्ड अप्रोच का मतलब डेमोक्रेसी में ये है, दो सेंटेंस का मतलब। पहला कि शुरुआत में गवर्नमेंट क्या 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 नजरिया रखती थी डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी एक पॉलिसी है और हम सिटीजन्स उस पॉलिसी से बेनिफिट लेते हैं, यानी कि हम सिटीजन्स बेनिफिशियरी हैं कि एक गवर्नमेंट पॉलिसी के। लेकिन ओवर द टाइम, सेकेंड सेंटेंस क्या है, ओवर द टाइम ये एक राइट बेस्ड अप्रोच पे चला गया। यानी अब अप्रोच ये नहीं है कि डेमोक्रेसी एक पॉलिसी है, अब अप्रोच ये है कि डेमोक्रेसी एक अधिकार है, ना कि कोई पॉलिसी है। वो हमारा अधिकार है, हमारा हक है हमारी गवर्नमेंट चूज करने का। हमें कोई, आप बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हो, हमने हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाई है, आपने हमारे फायदे के लिए नहीं बनाई है, वो हमारा हक है। हम इतना डिजर्व करते हैं, ये वाली बात है। राइट बेस्ड अप्रोच बस इतना ही है कि फिर कॉमन क्वेश्चंस क्या है, ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुका है, और ट्रू और फॉल्स विद रीजन में आया है, और आंसर इन ब्रीफ। इससे ज्यादा मुझे लगता है कहीं पे भी कुछ भी नहीं आया है इस चैप्टर में से। सो 2022 में पहला पहला क्वेश्चन सामने सामने है, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर इंसान जो 18 साल 18 साल के ऊपर है उसको वोट करने का अधिकार है, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दो स्तरों में पावर बटी हुई है। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये है एक प्रोविजन है, ये एक प्रावधान है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के अंडर सीट्स को रिजर्व करना, ताकि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी वैसे नहीं मिली है उन्हें रिजर्वेशन के जरिए और मौके मिल सके। जुडिशियल डिसीजंस, अगेन जुडिशरी की बात आ गई, बट वो एसेंस है नहीं, वो एसेंस नहीं है। एसेंस क्या है, राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर कौन सा क्वेश्चन है, ओके इसमें ट्रू और फॉल्स में कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं है पहले चैप्टर से। फॉलोइंग कॉन्सेप्ट पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चार्ट्स में। यस, हाँ ये देखिए, मैंने आपको ये कहा था ना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या डिसीशंस हैं जो कोर्ट ने लिए हैं टू प्रोटेक्ट द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो ये आपका, मैंने जैसे कहा, होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोगों को लिखना है क्या रीसेंट डिसीजंस हैं कोर्ट के। अगर मुझे कुछ मिलेंगे तो मैं आपको कमेंट्स में लिंक डाल दूंगी उनके, कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस कोर्ट के। और क्या है, अच्छा यहाँ पे हिस्ट्री का ही था, हमने ये वाला पार्ट नहीं कवर किया था। ओके, पॉलिटिकल साइंस में 2023 में क्या क्वेश्चंस आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन। मैंने आपको कहा वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, पहले भी आए, इसमें भी है। इनमें से कौन सा, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तो गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी के लिए है। डाउरी प्रोहिबिशन, यस, औरतों के लिए ये बनाया गया कि आपको दहेज लेना और देना दोनों ही मना है। फूड सिक्योरिटी, अगेन एक वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट नहीं है। राइट टू एजुकेशन, ये चिल्ड्रंस एक्ट में आएगा। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा प्रावधान बच्चों के हक के लिए है, तो राइट टू एजुकेशन है। कौन सा प्रावधान गुड गवर्नेंस के लिए है, उसमें आएगा, तो आप लिख सकते हो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। देन क्या क्वेश्चंस और हैं चैप्टर 1 से। हाँ, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, क्या ये सच है या गलत है, सही है या ट्रू है, फॉल्स है। माफ करिएगा, कभी कभी मैं अटक जाती हूँ, बट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है और रीजन बताना है आपके आंसर का। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाता है। यस, मैंने आपको बताया था क्यों, क्यों देखा जाता है, क्योंकि वो लाइक लिविंग बींग्स बदलते हालातों के साथ खुद को एडाप्ट करता है, चेंज करता है। पार्लियामेंट के पावर्स पावर है कि चेंजिंग कंडीशंस के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जाए। बदलते हालातों से के साथ इंसानों की तरह संविधान भी बदलता है, एडाप्ट करता है नई कंडीशंस पे। और क्या क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज मेंट बाय सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या होता है। सोशल जस्टिस का मतलब है वो एलिमेंट्स सोसाइटी में जिनकी वजह से अन्याय होता है, उनको एरेडिकेट करना, उसी का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना सोशल जस्टिस। जिन चीजों की वजह से अन्याय होता है, अगर वो आप निकाल दो तो क्या अन्याय होगा, नहीं होगा। तो उन एलिमेंट्स को ही निकाल देना, यानी कि बेसिकली जड़ जड़ को ही निकाल देना।
फिर 2024 का पेपर है। पहला क्वेश्चन आया है 73rd 74th अमेंडमेंट, मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन आ सकता है। गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू व्हाट? विधानसभा नहीं, विधानसभा तो स्टेट लेजिस्लेचर है। लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, सीएस। लोकसभा राज्यसभा ये तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है, और ये स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो ये दोनों तो पहले ही थे, स्टेट में भी लेजिस्लेचर था, सेंटर में भी लेजिस्लेचर था। फिर किसको नया स्टेटस मिला? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको मिला? लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को। और क्या क्वेश्चन आए हैं? यस, राइट्स बेस्ड अप्रोच, मैंने कहा ना राइट्स बेस्ड अप्रोच एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट्स बेस्ड अप्रोच मैंने आपको समझाया। पहले सरकार मानती थी कि ये एक पॉलिसी है जिससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अब ये लोगों का अधिकार है। चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, ये आई थिंक सेकंड चैप्टर का है यही। एंड देन अगेन ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस? सामाजिक न्याय की एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, क्या मतलब है? सेम क्वेश्चन है, आप लोग लिख सकते हैं। 2025 का पेपर, पहला क्वेश्चन, इन महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स। पहले मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि 30% सीट्स रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए, लेकिन कुछ स्टेट्स में जैसे कि महाराष्ट्र में 50% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं औरतों के लिए। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और ग्राम पंचायत, ये आपकी लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, और इनमें महाराष्ट्र में 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं इन औरतों के लिए। देन एक और है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, और अपना रीजन बताइए। सो एक क्वेश्चन है, सीक्रेसी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इंफॉर्मेशन। एक मिनट थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। ओके, सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू आरटीआई एक्ट। ये एक एक्ट है, प्रावधान है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई, सीक्रेसी कम हुई। सो इसका जवाब हुआ फॉल्स, नहीं। सीक्रेसी इन वर्किंग हैज नॉट इंक्रीज ड्यू टू आरटीआई, rather transparency has increased due to RTI. Government has become more accountable. Then एक है, फॉलोइंग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। प्रावधान माइनॉरिटीज के लिए क्या बनाए गए हैं, ये मैंने आपको समझाया था। कुछ प्रावधान है जैसे कि अब माइनॉरिटीज अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट्स बना सकती है। फिर उनके पास राइट टू एजुकेशन है। फिर एक राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, माइनॉरिटीज की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, ये प्रावधान है। एजुकेशन के प्रावधान है, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के प्रावधान है। उन्हें अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज प्रिजर्व करने का हक है। फिर अगेन ये सोशल चैलेंजेस नेक्स्ट चैप्टर में होगा। which factors are required for success of democracy in India? क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के? लोगों का पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर लोग आकर के वोट नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कैसे होगी? आप वोट करोगे तभी आप एक सरकार चुन पाओगे। तो डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन, राइट टू वोट। उसके बाद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पिछड़े हैं, जो दबाए हुए लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड है सोसाइटी में, उनका अपलिफ्टमेंट होना नेसेसरी है। क्यों? ताकि वही जो ऑप्रेस्ड है ना, वही आगे चल के पार्टिसिपेट कर सके। इसकी वजह से सक्सेसफुल होगी और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी डेमोक्रेसी। सो दैट वाज इट। मैंने आपको जितना भी हमने इस मंथ में कवर किया वो मैंने आपको पूरा समझा दिया। सो ये था हमारा रीकैप ऑफ द मंथ जुलाई 2025। इस महीने में हमने 2 हिस्ट्री चैप्टर्स, 2 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कौन सी चीज कैसे याद करनी है ये भी मैंने बताया। यहाँ पे आपको स्कॉलर्स और उनके बुक्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, आपको याद रटने पड़ेंगे। आप बार बार रिपीट कर सकते हो। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा, रिपीट कर करके आप याद कर सकते हो। एंड देन आपको एक तरीका है, उसके बाद सेकेंड चैप्टर में आपको
आइडियोलॉजीज के कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियरिटी होनी जरूरी है। आपसे फेमिनिस्ट, सबाल्टर्न, ओरिएंटलिस्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फेमिनिस्ट पे तो मैं 90% श्योर हूँ, फेमिनिस्ट पे आपको कोई ना कोई बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन यहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस में भी मोस्ट डेफिनेटली 90% चांस है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड किसी ना किसी प्रावधान पे या जुडिशियल डिसीजन आपसे पूछा जा सकता है। सो ये दोनों क्वेश्चंस चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस में, और ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको चैप्टर 1 और 2 हिस्ट्री के बताए, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, कवर करिएगा। वीडियो को जाके यूट्यूब पे बार बार देखिए, रिवाइंड करके देखिए, नोट्स बनाइए, रटिए। आप एक दूसरे से क्लासमेट्स आप लोग बैठ के सवाल करिए, आप लोगों के एग्जाम क्रैक हो जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपके पेपर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपका पूरा सोशल साइंस का पेपर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी मिला के 80 मार्क्स का है, और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से 40 मार्क्स का है। सो वो बहुत आराम से आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं डीएम्स का रिप्लाई दूंगी आप लोगों को। आपका कोई भी डाउट रहेगा तो मैं आपको सिंपली क्लैरिफाई कर दूंगी। तो आप मुझसे पूछिए, आप अपने सवाल पूछिए, आपको पूरा हक है क्वेश्चंस करने का। यहाँ पे भी आपका आरटीआई चलेगा, मुझसे भी आप आरटीआई कर सकते हो। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपका राइट है कि। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे हमने जुलाई तो रैप अप कर लिया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग अगस्त में कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आएगा 1 अगस्त को। प्लस कुछ नई अनाउंसमेंट्स हैं। मैंने टेलीग्राम का चैनल भी शुरू कर दिया है, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में डाल दी है। उसकी लिंक आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी, वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी। चलते हैं अगले वीडियो तक। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा।